हर बड़ा बिजनेस कभी एक छोटे सी आइडिया से शुरू हुआ था। एक आइडिया जो किसी समस्या का हल बना और फिर एक स्टार्टअप बन गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं लेट्स स्टार्ट दी स्टार्टअप शो। हमारे शो में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरें, नए आइडियाज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इंस्पायरिंग स्टोरीज। साथ ही हम बात करेंगे उन पॉलिसीज की जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी स्टार्टअप न्यूज पर। तो देखिए, आपको बता दें कि मैप माई इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 26 की चौथी तिमाही में 145 करोड़ रेवेन्यू और 51 करोड़ प्रॉफिट दर्ज किया है। कंपनी मैपिंग, नेविगेशन और लोकेशन टेक्नोलॉजी सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ कर रही है। ऑटोमेटिव, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट मोबिलिटी सेक्टर में भी इसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। वहीं अनअकैडमी के को फाउंडर और टेस्ट प्रेप बिजनेस सीईओ सुमित जैन ने अपने फुल टाइम ऑपरेशनल रोल से इस्तीफा दे दिया है और ये फैसला कंपनी के अपग्रेड मर्जर टॉक्स के बीच आया है। सुमित जैन ने अनअकैडमी में ग्राफी और ऑफलाइन बिजनेस जैसे बड़े वर्टिकल्स को स्केल करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं ऑक्सीजो करीब 42 करोड़ में डेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म गोल्डन पाई का अधिग्रहण करने जा रही है। इस डील के जरिए ऑक्सीजो रिटेल फिक्स्ड इनकम मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। गोल्डन पाई एक ऑनलाइन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई अब मर्चेंट्स के लिए यूनिफाइड साउंड बॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद अलग अलग पेमेंट कंपनीज के मल्टीपल साउंड बॉक्स की जरूरत को खत्म करना है। नई व्यवस्था के तहत एक ही साउंड बॉक्स से कई यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के ट्रांजैक्शंस अलर्ट्स मिल सकेंगे। इससे दुकानदारों का खर्च कम होगा और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ज्यादा आसान और ऑर्गेनाइज्ड बनेगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार अब ओला, उबर और रैपिडो जैसे बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार मल्टीपल ऐप्स पर काम करने वाले ड्राइवर्स पर नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है। नई पॉलिसी में ड्राइवर वेरिफिकेशन, पैसेंजर सेफ्टी और व्हीकल मॉनिटरिंग को लेकर कड़े नियम लाए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सरकार चाहती है कि एक ड्राइवर एक समय में लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स पर ही काम करे ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। तो देखिए, ये थी आज की स्टार्टअप वर्ल्ड की कुछ अहम खबरें। अब बढ़ते हैं शो की अगले सेगमेंट एक स्टार्टअप एक कहानी की ओर। तो आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं अर्जुन गुप्ता, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जेनेटिको। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी, मेरे को इनवाइट करने के लिए अपने शो पर। जी, सबसे पहले तो अर्जुन जी, हम जेनेटिको के बारे में ही अगर समझे तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है जेनेटिको और इसको शुरू करने का आपको थॉट कैसे आया, कैसे शुरू किया? तो अंजलि जी, बेसिकली जेनेटिको एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एआई, डेटा साइंस, डिजिटल हेल्थ में है और ये स्पेसिफिकली रेयर और जेनेटिक डिजीजेस की डायग्नोसिस और रिसर्च में मदद करती है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा रेयर डिजीजेस क्या होते हैं। तो रेयर डिजीजेस ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही कम लोगों को होती हैं और 80% ये बीमारियां जेनेटिक होती हैं। मतलब उसका हमारे डीएनए से कनेक्शन है और फैमिली में नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशंस वो पास ऑन होती हैं। ये बीमारियां डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका और यूके जैसे क्षेत्रों में 5 से 7 साल लग जाते हैं इनको डायग्नोस करने में। ग्लोबली 350 मिलियन की पॉपुलेशन को ये बीमारी है। तो ये डायग्नोसिस, अगर इंडिया की बात, और केवल 5% ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट है। तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे को अनुमान नहीं है कि इंडिया में कितने पेशेंट है, बट ऐसा बोला जाता है कि तकरीबन 70 मिलियन से 90 मिलियन पेशेंट है, माने 7 से 9 करोड़ पेशेंट्स रेयर डिजीज के हैं। तो ये इतनी तेजी से फील्ड बढ़ा है, इसमें इतनी तेजी से नॉलेज क्रिएट हुआ है, ये आखिरी 10-15 वर्षों में इतना नॉलेज क्रिएट हुआ है इन बीमारियों के बारे में कि इनको डायग्नोस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसकी बहुत ज्यादा जानकारी हमारे सिस्टम में और बहुत ही बाकी देशों में भी सिस्टम में नहीं है। तो जब मेरे को ये चीज की, मैं पिछले 20 साल से जीनोमिक्स, जेनेटिक्स इस फील्ड में हूँ और ड्रग डिस्कवरी से लेके डायग्नोस्टिक जेनेटिक टेस्टिंग से लेके बायो इन्फॉर्मेटिक्स,
इन इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है, तो मेरे को बहुत क्लियरली दिखा इंडिया में कि इसकी एक तो पहले जानकारी बहुत कम है, और इसके अंदर काफी काम लगेगा, और ये बहुत ही एक यूनिक, बहुत ही एक नीश क्षेत्र है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि इसमें काम करना चाहिए, इसमें कुछ बिल्ड करना चाहिए। और इंडिया में अगर हम पेशेंट की बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एक्सपेंसिव है। यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए हम 15 करोड़ का मशीन अमेरिका से खरीदते हैं। इसमें रिएजेंट्स हम बाहर से लेके आते हैं। इनफैक्ट जो डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं वो भी इंडियन नहीं है, और जो ट्रीटमेंट है वो भी इंडियन नहीं है। आज की डेट में कुछ इंडियन ट्रीटमेंट्स आई हैं, बट मेजोरिटी इंडियन नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव है। जब ये सब चीजें देखने को मिली तो मेरे को लगा कि इस चीज को हम कैसे, इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पे मेरे को क्लियरली दिखा कि जो हमारी पेशेंट पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा होने से ये हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी में ऐसे क्रिएट किया जा सकता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और साथ में इन बीमारियों के ड्रग्स और थेरेपीज बनाने के लिए एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स चाहिए होते हैं, कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग चाहिए होते हैं जिन पे रिसर्च करी जा पाए, और फिर उस रिसर्च से जो ड्रग्स निकलते हैं वो एक ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो भारत में ये अपॉर्चुनिटी थी, बाकी कंट्रीज में आपके पास पैसा है लेकिन उतनी डाइवर्सिटी नहीं है। तो वहां पे मैंने सोचा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैंने नोटिस किया कि भारत में जो क्लिनिक्स हैं ये मोस्टली पेपर पे काम करते हैं, और इस क्लिनिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो डेटा है जनरेट होता है, और इनके सॉफ्टवेयर दुनिया में केवल 3 कंपनीज ने बनाए थे, एक अमेरिका में, एक कनाडा में, एक ऑस्ट्रेलिया में, और पूरे एशिया में मेरे को कोई भी ऐसी कंपनी नहीं दिखी जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया था। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया कि अगर हम ये सॉफ्टवेयर बना पाते हैं, और इन डॉक्टर्स को जो इतना लंबा प्रोटोकॉल रहता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रोटोकॉल रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पूरा इंफॉर्मेशन लेने में, फैमिली हिस्ट्री लेना पड़ता है, प्रेगनेंसी से लेके अभी तक कितना सब टेस्ट हुआ है, क्या कुछ हुआ है, वो सब जानना पड़ता है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही इंटेंस काम है। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर बिल्ड, हमें लगा अगर हम ये सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे तो सबसे पहले तो क्लिनिशियन की मदद होगी, पेशेंट की मदद होगी, और उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट में पॉलिसी में मदद होगी। साथ ही साथ इतने सारे पेशेंट्स का डेटा जब डिजिटाइज होगा तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रग डिस्कवरी, इन सब चीजों में मदद होगी। तो वहां से ये मेरे को, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, तो मेरे को ये चीजें क्लियरली दिखती थी। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हम जेनेटिको से एक रेयर डिजीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, और भारत के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन जी, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो आपने खुद बताया कि जो सेक्टर है वो कम समझा जाने वाला है, या फिर इसकी जो नीश है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये किस तरीके से ये सेक्टर जो है वो प्रभावित करता है, और क्योंकि आपने इतना कॉम्प्लेक्स और अंडर सर्व जो सेक्टर चुना है, इसके पीछे का जो रीज़न है हालांकि आपने बताया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहूँगी कि आपने यही क्यों चुना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता है। और इंडिया में जब मैंने फैमिलीज देखी कि उनकी क्या सिचुएशन है, एक बार किसी परिवार में अगर किसी को रेयर डिजीज निकल आता है तो उस फैमिली की लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। तो मेरे को लगा कि जैसे भारत में आप देखें, आर्मी अपना काम कर रही है तो हम यहाँ पे सेफ हैं, उनको ये नो हाउ है, उनके पास ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह से मेरे को लगा कि मैंने जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने पढ़ाई करी है, जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, जाने अनजाने मेरे इंटरेस्ट और मेरी जर्नी मेरे को इसके बारे में इतना डीपली लेके चली गई कि जो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, मेरे को वो अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी। मेरे को दिख रहा था कि इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस कारण से रेयर डिजीज में घुसे, और इसमें एक्चुअली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। हमारा कंट्री का इस टाइम पे रिसोर्स ड्रेन हो रहा है। अगर आप देखें तो किसी भी काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनको भारत सरकार अपनी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस में 50 लाख तक का फाइनेंशियल एड देती है। अब वो फाइनेंशियल एड इंपोर्टेड थेरेपी को प्रोक्योर करने में चला जाता है। 5 करोड़ रुपया भारत सरकार सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो घोषित करती है, डेजिग्नेट करती है पॉलिसी के तहत, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में देती है। उसमें भी जो मशीनें आती हैं वो बाहर के यूज हो जाती हैं, और डेटाबेसेस भी जो यूज होते हैं रेफरेंस, वो भी इंडिया के नहीं।
तो जब ये मेरे को क्लियरली दिखा यार कि हमारे रिसोर्सेज इतने ड्रेन हो रहे हैं, और मेरे को इस चीज की नो हाउ थी कि कैसे इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके एक $multi-billion एक इंडस्ट्री को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर इसको सही तरीके से टारगेट करें तो हम पेशेंट्स के लिए ना कि ये सिर्फ एक थेरेपी के लेवल पे कि उनका ट्रीटमेंट कर पाए, मेरे को लगता है कि एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ये इरेडिकेट की जा सकती है, इसको जड़ से उखाड़ा जा सकता है, क्योंकि ये फैमिलीज में इसका एक सेट पैटर्न है कि ये कैसे इमर्ज करती है। तो अगर हम उसको समझ के एक बड़ा डिजिटल डेटाबेस बना के इस पे काम करेंगे तो बहुत इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है, और इन बीमारियों से डील करने का बहुत एक अच्छा अवसर भी उससे निकलेगा। बिल्कुल। रेयर डिजीज डायग्नोसिस में एआई किस तरीके से मदद करता है, खासकर जब केसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज को या पेशेंट को बहुत लेट पता चलता है? सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे आपने बोला फैमिलीज को बहुत लेट पता चलता है, क्योंकि ये ज्यादातर 70 से 80% बीमारियां बच्चों को होती हैं। हम्म। तो जब ये बच्चों को बीमारियां होती हैं और कुछ सिम्टम आ रहा है उस बीमारी का, आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उस बीमारी का कुछ सिम्टम देखता है, उसका इलाज करता है। बट उसको अगर ये चीज की जानकारी नहीं है कि ये रेयर डिजीज है, तो ये सालों साल प्रतिक्रिया चलती रहती है या बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है। हम्म। तो इसके चलते बहुत डिले हो जाता है। तो एआई का रोल मल्टीपल जगहों पे है। सबसे पहला रोल उसका यहाँ पे है कि भारत ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस प्रोग्राम में जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं वो गांव-गांव जाके, शहर-शहर, मतलब सब ऐसे अंडर सर्व्ड एरियाज में जाके डेटा कैप्चर करते हैं। तो अब एआई है, इसको वहीं पे बीमारी को पकड़ सकती है कि इसके कुछ ऐसे साइंस हैं कि ये बीमारी ऐसी हो सकती है, वहां से एआई का यूज होता है। उसके बाद में आज की डेट में भारत में, जैसे भारत सरकार ने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, 15 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है। अब क्या है कि ये सुपर एक्सपर्ट, मतलब सबसे टॉप लेवल इसमें डॉक्टर्स होते हैं, और ये डॉक्टर्स भी केवल अगर पूरे भारत में देखेंगे तो 200 से भी कम है। आप मानिए इतनी बड़ी जनता में, 150 करोड़ की जनता में 200 से कम डॉक्टर हैं। तो जब इनके पास पेशेंट आते हैं तो बहुत लंबी लाइन होती है। किसी और देश में जाएंगे तो मतलब पूरे महीने 4 पेशेंट आ जाए तो बड़ी बात है, और 40 पेशेंट आ जाए पूरे महीने तो बड़ी बात है। यहाँ पे आप क्लिनिक में देखेंगे तो कभी कभी एक एक दिन 20-30 पेशेंट होते हैं। एम्स दिल्ली जैसी जगह पे देखेंगे तो अब इतने कम डॉक्टर हैं, इतने ज्यादा पेशेंट हैं, और जब ये पेशेंट भी आता है तो 3 साल का चिट्ठा लेके आता है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस लेके आता है, उसके अंदर क्लूज हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा रोल ये है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को अगर तो आप बिना किसी टेक्नोलॉजी के देखेंगे तो सब कागज को पढ़ेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे, कितना टाइम जाएगा उसको रिव्यू करने में। बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बहुत बहुत ज्यादा टाइम जाता है। अब इसी को एआई से यूज करके अगर आप ये टेक्नोलॉजी से उसको डिजिटलाइज कर पाते हैं एआई से, और उसको एक रेलेवेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाते हैं, और वहां से डॉक्टर के लिए प्रायोरिटाइज कर पाते हैं कि आपको क्या आप सबसे पहले देख सकते हैं, और ये डिजिटली डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज हो सकता है कि डॉक्टर को बहुत सारे क्लूज रेडी मिले। उसके बाद डॉक्टर जब अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा तो वो एकदम फ्रेश, मतलब कि उसको पहले सिरे से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस टाइम को सेव करना बहुत बड़ी बात है भारत जैसी जगह में। ये दूसरे देश में जाएंगे तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कम एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा पेशेंट है, बहुत कम टाइम है। तो यहाँ पे एआई का भरपूर योग किया जा सकता है। और दूसरी जगह एआई का यूज यहाँ किया जा सकता है कि जब आपने ये डेटा स्ट्रक्चर कर लिया, जब उसके सारे सिम्टम्स, जब उसकी सारी ऐसे जो विशेष रूप से उसके सिम्टम्स या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्लूज दे रही है उस बीमारी की तरफ, वहां पे हर पिछले 20 साल से तकरीबन हर हफ्ते एक नई बीमारी डिस्कवर हो रही है। तो अब ये डॉक्टर के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है कि हर हफ्ते नई बीमारी हो रही है। अब वो दिन के 20 पेशेंट देख रहा है तो उस कितनी बीमारियों के ऊपर वो ट्रैक रखेगा। यहाँ पे एआई का यूज हो सकता है कि वो उसको ये जानकारी की ये जो पूरा आप देख रहे हैं इस पेशेंट में, ये इन 4, 5, 10 बीमारियों के बारे में इंडिकेट कर रहा है। बाकी उस पर डॉक्टर अपनी क्लिनिकल जजमेंट लगा सकता है, रिसर्च कर सकता है, समझ सकता है, कुछ एक्सपीरियंस से भी काम करेगा ऑब्वियसली।
तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत बड़ा एक रोल एआई प्ले करता है। बिल्कुल। अर्जुन जी, आपने कहा कि अभी इंडिया में हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसा स्टार्टअप जो अभी आगे बढ़ रहा है या ग्रो कर रहा है, इंडिया में ऐसे स्टार्टअप को स्केल करते समय सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या होता है, या आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए? राइट, देखिए मैंने बहुत बड़ा चैलेंज ये फेस किया कि दो तीन चैलेंजेस फेस किए। स्टार्टिंग में ये चैलेंज फेस किया कि इसकी जानकारी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स के क्षेत्र में भी कम थी। और इन्वेस्टर्स जब किसी एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने एक ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जिनकी उसको बहुत गहरी जानकारी हो। तो ये एक चैलेंज मेरे को स्टार्टिंग में मिला। बट गवर्नमेंट की स्कीम्स, बायरैक की स्कीम से हमें 50 लाख रुपया अवार्ड मिला। तो उससे सडनली सबको लगा कि कुछ तो ये कर रहे हैं। फिर आगे और सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, इन्वेस्टर्स ने थोड़ा बैक करना शुरू हुआ। तो मेरे को लगा कि इसमें थोड़ा मैच्योरिटी आने में टाइम लगा, और टाइम लग रहा है। आज की डेट में लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, उसके अंदर रेयर डिजीज एक हाई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है। तो अब इसकी जानकारी डिफरेंट है, बट स्टार्टिंग में इसका चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि अगर आप सोचिए एम्स दिल्ली में, जहां पे दिन के 40 पेशेंट हैं या इससे भी ज्यादा, इतने इंटेंस वर्कलोड में जो कागज पे तेजी से काम हो सकता है और जो पिछले 5-10 साल से सिस्टम चल रहा है, अब आप बोलेंगे कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर से काम करेंगे। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें हमारी तो मेहनत है ही है कि जो हम बना रहे हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर की भी मेहनत है कि वो कैसे इसको अपने सिस्टम में अडॉप्ट करेगा। तो और ये ऐसा हॉस्पिटल सिस्टम्स एक ऐसे सिस्टम है जहां पे आप कोई हाफ टेस्टेड चीज को इंट्रोड्यूस करके रिस्क नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम एक इतने बिजी, एक इतने इंटेंस क्लिनिक में एक सॉफ्टवेयर को लाएं जहां पे सॉफ्टवेयर को यूज करने की हिस्ट्री नहीं है। तो ये मेरे को लगा कि बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। आज की डेट में फॉर एग्जांपल हम एम्स दिल्ली में हमारा सिस्टम चलता है, जो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारा सिस्टम डिप्लॉयड है। उसके थ्रू 14 सेंटर्स को एक्सेस मिलने वाला है। फिर उसके बाद में सर गंगाराम हॉस्पिटल ने ये परचेज किया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और अभी भी लग रही है कि कैसे एक इतने इंटेंस क्लिनिक में आप एक सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करवा पाएँ। तो उसमें सब जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाता है और सब कुछ जाता है। तो इसमें ये काफ़ी एक चैलेंजिंग और एक इंटेंस काम रहा है, बट इक्वली रिवॉर्डिंग काम रहेगा जब ये सेटअप थोड़ा सा और ग्रो करेगा और स्केल करेगा। तो जिसकी जो इसमें से वैल्यू निकलने वाली है वो पेशेंट्स के लिए, भारत के लिए, सबके लिए। करना कितना चैलेंजिंग होता है सर? क्या? सॉरी? हेल्थ केयर जैसे सेक्टर हैं, उनमें कैपिटल रेज करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी फील्ड है। अब काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो आज बहुत वेल अंडरस्टूड फील्ड्स हैं, तो उसमें अगर आप रेस करेंगे तो इतना चैलेंजिंग नहीं भी होगा। कुछ फील्ड्स हैं उसमें चैलेंजिंग है, लेकिन हेल्थ केयर इस टाइम पे फ्लेवर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं इसमें। तो मैं बोलूँगा आज की डेट में ये बहुत ही एक फ्रूटफुल सेगमेंट है। लेकिन उसके अंदर सब सेगमेंट्स कुछ ऐसे हैं जहाँ पे भारत जैसी जगह में कैपिटल अट्रैक्ट करना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है और इजीली अवेलेबल भी हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका काम अगर एक वैलिडेटेड काम है, रिजल्ट्स दिखा रहा है, ट्रैक्शन दिखा रहा है, तो वो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अट्रैक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की टेक्नोलॉजीज इतनी रोबस्ट टेक्नोलॉजीज बन के निकलती हैं, जब जो निकलती हैं वो बहुत रोबस्ट बन के निकलती हैं। तो उसको बैक करने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी रेडी होते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें बहुत इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो मैं बोलता हूँ कि आज अगर आपकी स्टोरी एक ऐसी है, आप उसको ऐसे, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं फंड रेज में, तो आप फंड रेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके सोल्यूशन में दम है, आप में दम है, मार्केट में दम है। तो ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। एंड अभी आपका जो फोकस है वो ग्रोथ पर ज़्यादा है या प्रॉफिटेबिलिटी पर? देखिए, अभी हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जो एक बार अगर बन गई तो वो बहुत ही मेजर रेवेन्यू ड्राइव कर सकती हैं और बहुत ऐसे सेक्टर्स में आ सकती हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू है। तो अभी हमारा जो फोकस है उस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने में है
और हमारा जो फोकस है वो इंडिया में अडॉप्शन पे है। जैसे जैसे ये और हॉस्पिटल्स में टेक्नोलॉजी जा रही है, ये बहुत बड़ा एक डेटाबेस बनता जा रहा है। तो जो हमारी जो थीसिस है कि हमने ये जो स्टार्ट किया था कि ऐसे मल्टीपल हॉस्पिटल्स जब इससे कनेक्ट करेंगे तो ये एक बहुत बड़े स्केल पे भारत की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और एक इस लेवल का डेटा प्रोड्यूस करेगा जो पूरी दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। तो जब ये चीजें अनलॉक होना शुरू होंगी, जब ये बहुत सारे सेंटर्स इसको यूज करना शुरू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इससे कनेक्ट होना शुरू करेंगे, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स आरबीएस के, हालांकि वो बड़ी बहुत एक लंबी मैं जर्नी आपको बता रहा हूँ, बट इवन अगर हम इंडिया के टॉप सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का वो डिजिटलाइज करेंगे तो वो अपने आप में बहुत मेजर मेजर अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और इन सब चीजों की बहुत ही हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल है। और इस चीज को फिर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो क्योंकि एक बहुत ही नीश और बहुत ही नया सेक्टर है। इसमें इस टाइम पे कंपटीशन भी कम है, महारत कम है, तो पूरे वर्ल्ड में इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और उससे बहुत बिजनेस मॉडल्स और भी निकलते हैं जो इसको एक बहुत अट्रैक्टिव चीज बनाता है। तो अभी फोकस टेक्नोलॉजी राइट करने पे है, कोलैबोरेशंस करने पे है और इसकी अडॉप्शन ड्राइव करने। बिल्कुल। जब ये स्टार्ट किया था जेनेटिको सर, उस टाइम पे क्या ये सेल्फ फंडेड था? मैम बिल्कुल, काफी टाइम हमने अपनी सेविंग्स पे काम किया था। तकरीबन कंपनी स्टार्ट करने से पहले एक डेढ़ साल हमने अपने सेविंग्स पे काम किया था। फिर स्टार्ट करने के बाद में कुछ 6 महीने बाद कि 8 महीने बाद हमें गवर्नमेंट की ग्रांट मिली। तो उस टाइम तक तो अपने ही खर्चे पे चल रहा था और उसके बाद भी आप देखें तो थोड़ा किस्मत भी ऐसी थी कि जैसे ही हमारे को फंडिंग मिली और जैसे ही हम काम करने निकले कोविड आ गया। तो 2020-21 कोविड रहा तो उसने बहुत पूरी दुनिया को बदल दिया और वो एक डिफिकल्ट पीरियड था। तो स्टार्ट हमारा बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन हमने परसिस्ट किया है अभी तक। और आज की डेट में जो हमने बिल्ड किया है उसकी काफ़ी वैलिडेशन है, काफ़ी प्रेज होती है इसकी। और जैसे जैसे ये क्लिनिक्स में अडॉप्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, रेयर डिजीज़ के क्लिनिक में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो अब जब वो स्तर पे आ रहा है तो काफ़ी एक्साइटिंग है, अच्छा लग रहा है कि मेहनत की है इतनी और कुछ से काम बन रहा है। बिल्कुल। एंड सर आपका ये रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है? अभी तो मैम जितना हम देख रहे हैं कि जैसे सपोर्ट कर पाए गवर्नमेंट सेंटर्स को, क्योंकि मेनली ये पेशेंट गवर्नमेंट सेंटर में ज़्यादा है। तो जिस गवर्नमेंट सेंटर में एनुअल सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है, एक सर्टेन फी एक साल की सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज एक्सेस करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस करने के लिए, तो ईयर ऑन ईयर उसकी फीस रहती है, या वन टाइम एक फीस टेंडर के थ्रू या जैसे भी एक वन टाइम फी पे करके एनुअल मेंटेनेंस रहता है। तो इस टाइप से करंट सॉफ्टवेयर का मॉडल ही है। कितना सर फी इसमें पे करना पड़ता है वन टाइम? मैम वेरी करता है, बहुत कम से कितना भी आप उसको उसमें और कैपेबिलिटीज कस्टमाइजेशंस कर लें तो वो बहुत एक वेरिएबल एस्पेक्ट है इसका। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कितनी अभी कितनी टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, और आगे लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या आपका बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? राइट मैम, तो बिजनेस मॉडल इवॉल्व करेगा डिफरेंट फेजेस में। अब जैसे आप देखेंगे कि फार्मा कंपनीज जब ड्रग्स बनाती हैं तो उनको जब ट्रायल्स करने होते हैं, उन ट्रायल्स में एक एक पेशेंट को रिक्रूट करने के कहीं 30-35 लाख रुपए से लेके 1-1.5 करोड़ तक का वो खर्चा चला जाता है, जो कि रेयर डिजीज में बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। अब इंडिया में ये डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि इंडियन पेशेंट्स को एक तो एक्सपेरिमेंटल थेरेपी का भी अपॉर्चुनिटी मिले, और कुल मिला के अगर आप देखेंगे 10,000 करोड़ तक का मेरे को लगता है कि इंडिया से ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बाईपास हो जाता है। इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल का जो इंडस्ट्री है तकरीबन 10% से ग्रो कर रहा है, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट है। इंडिया ये काफ़ी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है क्लिनिकल ट्रायल के लिए। बट रेयर डिजीज में अगर आप देखेंगे तो उल्टा है, ग्लोबली 8,000 ट्रायल हो रहे हैं बट इंडिया में केवल 80 हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक बड़ा कारण ये है कि पेशेंट्स खोजना बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत बहुत मुश्किल है। तो आप ये देखिए कि अगर हमने अक्रॉस द कंट्री अगर ये सॉफ्टवेयर लगाया है तो हम थ्रू कोलैबोरेशंस सेंटर्स के साथ कोलैबोरेट करके, अगर आप मान लीजिए ऐसे 10 प्रोजेक्ट साल के अगर हम कर रहे हैं और ऐसे और कंट्रीज में हमने अपना सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है और वहाँ पे इस टाइप के हमने पार्टनरशिप्स किए हैं हॉस्पिटल्स के साथ, तो आप देखिए 10 प्रोजेक्ट अपने आप में 100 करोड़ का रेवेन्यू है। तो इसका जो रेवेन्यू का स्केल है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बहुत हाई है।
तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये अपने टाइम से इवॉल्व करेगा, बट आज की डेट में जो हमने चुनौती ली है वो ये ली है कि हम कैसे डॉक्टर्स को बेटर डायग्नोज करने में मदद करें और इस प्रोसेस में इतना हाई क्वालिटी डेटा जनरेट हो कि इंडिया एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बने क्लिनिकल ट्रायल्स की। इंडिया से जो डेटा प्रोड्यूस हो, हम अपने ड्रग्स अपनी इंडिया में फार्मा कैसे एक्टिवेट करें कि हम इनकी थेरेपीज बना पाएं जो पूरे विश्व में हम एक्सपोर्ट कर पाएं। तो अगर जेनेटिको का इसमें बहुत मेजर रोल रहेगा, अगर हमने ये ग्राउंड अप इस चीज को बिल्ड किया, और मेरा बैकग्राउंड है इस पूरे इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, तो अगर हम ये बिल्ड करेंगे तो आई एम श्योर कि वो अपॉर्चुनिटीज टैप करने की महारत भी हम रखते हैं। इसीलिए हमारे को इन्वेस्टर्स ने बैक भी किया और इसीलिए हमारे कॉन्फिडेंस से हम चल रहे हैं इतने साल से इसमें। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन सर, अब आपका ये जो बिजनेस है, आप 5 सालों में इस स्टार्टअप को किस स्केल पर देखना चाहते हैं? देखिए, आई थिंक इमीडिएटली अगले कुछ 2 से 3 सालों में तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि भारत के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी पे हैं, कनेक्टेड हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं, ताकि पेशेंट को कहीं बहुत दूर से दिल्ली, बॉम्बे ऐसी जगहों पर ट्रैवल करके आना ना पड़े। और ये पॉसिबल है, ये करने में बहुत मतलब उनको बहुत सहायता मिलेगी। तो अगर इस लेवल पे हमारी डिप्लॉयमेंट अगले 2 से 3 साल में होती है और हम एडिशनल कंट्रीज में एंटर करते हैं और हम साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स बना रहे हैं, जो जिसमें बड़े बड़े सेंटर्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें कोलैबोरेशंस की डिस्कशंस चल रही हैं और ये काफ़ी आगे के स्तर तक पहुंच गई हैं। तो अगर ऐसे हम मॉडल्स बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये कंपनीज की कितनी ग्रोथ है। तो इसमें बहुत डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे जैसे ही हम अपने कुछ पड़ाव में सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो कि मेरे को लगता है अगले 1 से 2 साल में सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसके बाद में वहाँ से आगे कितना हमारे को इन्वेस्टमेंट सपोर्ट रहता है, वहाँ से डिफाइन होगा कि और 2-3 साल हम कितना मैसिवली ग्रो कर सकते हैं। बट आई थिंक बहुत हाई पोटेंशियल रह सकती है। 5 साल के बाद मैं देखना चाहूँगा कि हम ऐसे 10 इंडिया जैसे और ऐसे देशों में हम और प्रेजेंट हैं जहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सडनली आप देखेंगे कि ऐसे 10 कंट्रीज में हम उस कंट्री को भी सर्व कर पा रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स को भी सर्व कर पा रहे हैं, पेशेंट को भी सर्व कर पा रहे हैं, और साथ में एक ऐसी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पा रहे हैं जो ग्लोबली ड्रग डिस्कवरी कंपनीज को ट्रीटमेंट्स बनाने में मदद कर रहा है और उन ट्रीटमेंट्स को आगे ले जाने में मदद कर रहा है। तो अगर हम इस लेवल तक 5 साल में आते हैं कि हमारा ये डिप्लॉयमेंट, हमारा ये इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, तो वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होगा कंपनी के लिए। तो आई थिंक यही कुछ इसी टाइप के गोल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच अर्जुन जी, एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू अंजलि। चलिए अब बढ़ते हैं पॉलिसी डिकोड की ओर। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारें नई नीतियां ला रही हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी की, जो राज्य में स्टार्टअप कल्चर और इनोवेशन बढ़ाने के लिए बनाई गई है। पॉलिसी क्या है वो समझ लीजिए। दिल्ली सरकार की नई स्टार्टअप सपोर्ट पॉलिसी है। अब इसका टारगेट 2035 तक बढ़ा दिया गया है। 2035 तक 5000 स्टार्टअप्स तैयार करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन को बढ़ावा देना भी इसका एक मकसद है। वहीं एआई, फिनटेक, हेल्थ केयर और गेमिंग सेक्टर पर खास फोकस इस पॉलिसी का है। दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी के फायदे क्या हैं, अब फायदे भी आप समझ लीजिए। देखिए, 200 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड जो है वो बनाया जाएगा इसके जरिए। वहीं शुरुआती स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट भी मिलेगा। 2 लाख हर महीने ऑपरेशनल अलाउंस 1 साल तक मिलेगा। ऑफिस रेंट पर 100% रिइंबर्समेंट है और 10 साल तक सालाना लीज रेंटल सपोर्ट भी दिया जाएगा। स्टार्टअप एग्जीबिशंस और इन्वेस्ट के लिए वित्तीय सहायता जो है वो फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। वहीं विमेन लेड स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी सपोर्ट भी मिलेगा। अब कौन इस पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकता है? देखिए, स्टार्टअप DPIIT रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, दिल्ली में रजिस्टर्ड या ऑपरेशनल होना चाहिए, स्टार्टअप इनोवेटिव और स्केलेबल भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। वहीं AI, रोबोटिक्स, फिनटेक, ड्रोन्स जैसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी इसमें मिलेगी। महिला फाउंडर्स को एक्स्ट्रा फोकस भी इसमें दिया जाएगा, यानी कि जो महिला फाउंडर्स हैं उनको एक्स्ट्रा प्रायोरिटी इस
इस बिजनेस में जो है वो मिलने वाली है अगर आप इस पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं तो। वहीं कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी जान लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। दिल्ली स्टार्टअप पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना होगा, वहाँ आपको जाना है, बिजनेस डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे। पोर्टल पर एप्लीकेशन ट्रैकिंग की सुविधा आपको मिलेगी, तो जो पोर्टल है उस पर एप्लीकेशन ट्रैकिंग की सुविधा आपको वहां पर मिल जाएगी। मेंटोरशिप और ग्रीवेंस सपोर्ट भी आपको मिलेगा, तो आपको पूरी हेल्प आपकी की जाएगी कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या है सारी चीजें वो आपको पोर्टल पर ही मिलेगा। वहीं अप्रूवल के बाद इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। जब अप्रूव हो जाएगा आपका बिजनेस इस पोर्टल पर जाकर, दिल्ली स्टार्टअप पोर्टल पर आप जाएंगे, वहां रजिस्टर करेंगे और जब आप इस पॉलिसी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद इंसेंटिव और बेनिफिट्स भी इसके जरिए दिए जाएंगे। यानी दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी 2025 का मकसद स्टार्टअप्स को फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन सपोर्ट देकर राजधानी को बड़ा स्टार्टअप हब बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपके मन में स्टार्टअप से जुड़ा कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही।